Good morning, students. So today we will learn about the new topic that is anemia. So firstly we start from the introduction. Anemia, it is a major killer disease in India, and statistics reveals that every second Indian woman is anemic. One in the every five maternal death is directly due to anemia, and it affects both adults and children of both sex, that is male and female, and all through the pregnant women and adolescent girls are more susceptible and most affected by this disease. And that means it is a firstly it is a major killer disease, and because of that there is every maternal death among every five maternal death is occurred due to the anemia. Next one is definition. So definition, anemia. The word anemia, that is decrease in number of red blood cell or less than the normal quantity of the hemoglobin in the blood, that condition is called anemia. Means there is decrease in number of red blood cell. So before starting the other parts of the anemia like cause, types, pathophysiology, firstly we will learn the basic thing about the RBC. So first one is RBC, that is red blood cells. Mature red blood cells are flexible biconcave disc and resemble a soft ball compressed between two finger. नॉर्मली जो आरबीसी होता है उसका शेप कैसा होता है, कॉनकेव शेप में होता है और दोनों तरफ उभरे हुए होते हैं, जैसे कि एक बॉल होता है। जैसे कि अगर हम किसी एक सॉफ्ट बॉल को लेते हैं और दोनों अपने फिंगर से उसके बॉल के दोनों तरफ अगर हम प्रेस करते हैं तो जो शेप बनता है दैट इज़ बाय कॉनकेव डिस्क शेप। तो वैसे ही शेप में नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मेच्योर रेड ब्लड सेल, उनका शेप वैसा ही होता है। 2.4 मिलियन न्यू इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। इरिथ्रोसाइट जो होते हैं पर सेकेंड 2.4 मिलियन न्यू इरिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं टू मेक द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। इट हैज़ अ डायमीटर अबाउट 8 माइक्रोमीटर। जो इसका डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है, एंड इट कैन पास ईजली थ्रू द कैपिलरीज। और ये जो ब्लड की कैपिलरीज होती है उससे ईजली पास हो जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज़ वेरी थिन। जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है बहुत थिन होती है, सो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन ईजली डिफ्यूज थ्रू इट। मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स हैव नो न्यूक्लियाई। जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड इमेच्योर जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो मैच्योर नहीं होते, दे आर कॉल्ड रेटिनोकुलोसाइट्स। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, वन आरबीसी का जो लाइफ साइकिल्स होता है वो 120 डेज का होता है। आरबीसी प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इन इरिथ्रोपोइसिस द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज पार्टिसिपेट इज इरिथ्रोपोइटिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज इरिथ्रोपोइटिन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में, that is the production of RBC. The entire process of erythropoiesis typically takes the 5 days. RBC प्रोडक्शन के लिए जो इरिथ्रोपोइसिस यानी कि जो इसका प्रोसेस है कम्प्लीटली 5 डेज इसमें लगता है। 5 डेज का ड्यूरेशन होता है जिसमें एक कंप्लीट RBC का प्रोडक्शन होता है और मेच्योर होती है RBC। So this is the normal shape of RBC. This is normal cycle for the RBC production. So firstly यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किडनी है, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी से इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होता है। इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होता है तो उससे बोन मैरो में RBC इरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। इरिथ्रोसाइट्स आगे चल के RBC में कन्वर्ट होते हैं और मेच्योर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल साइकिल है। एनीमिक पेशेंट में क्या होता है, किडनी से
इरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बोन मैरो से जो इरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। इरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन कम होने से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। या दूसरी चीज़ क्या है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो आरबीसीज मैच्योर नहीं हो रही है, बिना मैच्योर हुए ही डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं। नेक्स्ट some terminologies are there. First one is mean corpuscular volume, MCV. तो जैसे कि जब भी हम एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू पैरामीटर ऑफ द हीमोग्लोबिन, फॉर आरबीसी, फॉर डब्ल्यूबीसी, फॉर इरिथ्रोसाइट, फॉर प्लेटलेट्स एंड ऑल अदर कंटेंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले हमको कुछ जो टर्मिनोलॉजी से पहले उनको समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। दिस इज़ द मेज़र ऑफ द एवरेज आरबीसी साइज़। अभी मैंने आपको आरबीसी का साइज़ बताया था। आरबीसी के साइज़ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसका डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर। तो जैसे नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं, सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरेज आरबीसी साइज़। तो इसमें हम एवरेज आरबीसी का जो साइज़ है वो क्या है एनीमिक पेशेंट में, उसको मेज़र करते हैं। नॉर्मल जो डायमीटर है उसका वो है या नहीं है, एंड इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो कैसे एवरेज साइज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो 10 into HCT, दैट इज़ हीमेटोक्रिट। सो हियर द वर्ड हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हीमेटोक्रिट, इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ ब्लड दैट कंसिस्ट ऑफ पैक्ड आरबीसी। जैसे कि मान लीजिए अगर हीमेटोक्रिट, अगर मैं बोलती हूँ कि हीमेटोक्रिट 25% है, इसका मतलब क्या है कि 25 मिलीलीटर आरबीसी 100 मिलीलीटर ब्लड में है। मतलब कि 100 मिलीलीटर ब्लड में 25 मिलीलीटर आरबीसी है, इसका मतलब ये है। तो ये हो गया 10 into SCT। तो टोटल जितने 100 ml ब्लड, 100 मिलीलीटर ब्लड में जितने परसेंट आरबीसी हैं उनका हम परसेंटेज करते हैं इंटू 10 अपॉन डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट। ठीक है, तो इसकी और जितने टोटल आरबीसी हैं, जैसे कि हमने 100 मिलीलीटर ब्लड लिया तो 10 into 100 डिवाइडेड बाई आरबीसी काउंट। अगर 25% जो है वो 25% यानी कि 25 मिलीलीटर आरबीसी अगर 100 मिलीमीटर ब्लड में है तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 into 100 डिवाइडेड बाई 25। तो इससे पता चल जाएगा कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है, यानी कि आरबीसी का साइज कितना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। अगर जैसे कि HCT मतलब कि 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना मिलीलीटर आरबीसी है। तो जैसे कि यहाँ पे 100 मिलीलीटर ब्लड में 25% यानी कि 25 मिलीलीटर आरबीसी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में लिखेंगे 10 into 100 डिवाइडेड बाई आरबीसी काउंट में लिखेंगे हम 25। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल क्या होता है, 80 to 99 फीमेटोलीटर। यहाँ पे एक यूनिट यूज़ किया जाता है इसके लिए, फीमेटोलीटर। तो MCV के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है दैट इज़ 80 to 99 फीमेटोलीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मीन कॉर्पस्कुलर HB कंसंट्रेशन, MCHC। This is the measurement of concentration of HB in a given volume of packed RBC। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन, एक अगर RBC का एक पैकेट है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, मतलब कंसंट्रेशन उसकी कितनी है। कंसंट्रेशन के जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्लास में वाटर लिया और मैंने उसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया,
तो उसको अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको पीजिए तो आपको उसके टेस्ट से समझ आएगा कि इसमें सॉल्ट या शुगर कितना डला हुआ है, मतलब सॉल्ट या शुगर का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HB यानी कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन एक RBC का जो पैक्ड जो एक पैकेट है वॉल्यूम है उसमें HB का कंसंट्रेशन कितना है। नॉर्मली हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, HB डिवाइडेड बाई HCT। HCT जैसे मैंने आपको बताया 100 मिलीलीटर ब्लड वॉल्यूम, तो 100 मिलीलीटर ब्लड वॉल्यूम में HB कितना है, HB का कंसंट्रेशन कितना है। नॉर्मली जो ये होता है 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर HB कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वन इज मीन कॉर्पस्कुलर hemoglobin. This is the mean cell hemoglobin, average mass of hemoglobin per red blood cell. नॉर्मली मास मतलब उसका कितना मास है हीमोग्लोबिन का पर RBC में। सो दिस इज द HB डिवाइडेड बाय द RBC। मीन का मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने 10 स्टूडेंट का मार्क्स लिए, 10 स्टूडेंट का मैंने टेस्ट लिया, तो सभी स्टूडेंट को मैंने जैसे 10 नंबर का टेस्ट लिया और 10 स्टूडेंट का टेस्ट लिया, तो 10 नंबर में जो 10 स्टूडेंट को जितना भी नंबर मिला है मैं सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दूँगी, तो उससे एक एवरेज नंबर आ जाएगा कि एवरेज स्कोर ये था। तो वैसे यहाँ पे मीन सेल HB निकाल रहे हैं, मतलब ओवरऑल एक सिंगल RBC में HB का मास क्या है। द नॉर्मल रेंज फॉर MCH इज 27 to 31 पिकोग्राम पर सेल। तो ये सारा यूनिट आप लोग याद रखेंगे, टेस्ट के टाइम में पूछूंगी भी। तो द नॉर्मल MCH वैल्यू इज 27 to 31 पिकोग्राम पर सेल। सो द WHO ग्रेडिंग फॉर एनीमिया। तो नॉर्मल जो ग्रेडिंग है एनीमिया के लिए, तो ग्रेड 1 क्या है, इफ़ पेशेंट हैविंग 10 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर उसके बॉडी में जो ब्लड का लेवल है HB का लेवल है 10 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्रेड 2 मॉडरेट एनीमिया 7 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्रेड 3 सीवियर एनीमिया, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिक है पेशेंट, देन द HB लेवल इज बिलो 7 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो अगर यहाँ पे हम कॉज के बेस पे देखते हैं तो फर्स्ट इज ब्लड लॉस, सेकेंड वन इज इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल सेल, यानी कि सेल्स का प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। थर्ड है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि सेल्स का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, यानी कि RBC मैच्योर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कॉज है। फर्स्ट है ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है पेशेंट की बॉडी से, दूसरा ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, थर्ड है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन मैच्योर होने से पहले ही उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, जैसे कि अभी मैंने RBC के साइज डायमीटर के बारे में आपको बताया था, तो उसके बेस पे भी 3 क्लासिफिकेशन है, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। तो अब हम डिटेल से एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। So first one is on the basis of cause. First one is resulting from defective RBC production. Defective RBC production का मतलब क्या है, हाइपोप्रोलिफरेटिव, यहाँ पे मतलब बॉडी में RBC यानी कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। सेकेंड वन इज हेमोरेजिक, रिजल्टिंग फ्रॉम द RBC लॉस, यानी कि बॉडी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड वन इज हीमोलाइटिक एनीमिया, रिजल्टिंग फ्रॉम RBC डिस्ट्रक्शन, यानी कि RBC का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे मेच्योर होने से पहले ही RBC डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। सो देयर इज 3 टाइप, हाइपोप्रोलिफरेटिव, हेमोरेजिक एंड हीमोलाइटिक।
Next one is on the basis of morphology. So microcytic anemia, cells are smaller than the normal, that is 80 फेटोलीटर. अभी मैंने आपको कुछ अभी स्लाइड्स पहले अभी मैंने बताया था कि हम MCH देखते हैं. तो MCH में क्या हम MCH में मेनली हम क्या देखते हैं, जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है उसमें हम देखते हैं कि सेल्स का साइज क्या है ना. तो उसमें हम, जैसे कि मैं आपको पिछला स्लाइड दिखा रही हूँ, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसमें कि हम आरबीसी का एवरेज साइज मेज़र करते हैं. ठीक है, तो एवरेज साइज इसका होता है 80 to 90 फेमेटोलीटर, है ना. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं, सेल्स आर स्मॉलर देन द नॉर्मल अंडर 80 फेमेटोलीटर, यानी कि सेल्स का साइज नॉर्मल साइज से स्मॉल है, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक. माइक्रो मीन्स छोटा. नेक्स्ट वन मैक्रो. मैक्रो मीन्स यहाँ पे बड़े की बात हो रही है, साइज में बड़ा हो गया है. तो सेल्स आर लार्जर देन द नॉर्मल, दैट इज 100 फेमेटोलीटर. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो गया, सो दैट इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक एनीमिया. नेक्स्ट वन इज नॉर्मोसाइटिक. नॉर्मोसाइटिक मीन्स सेल्स आर नॉर्मल इन साइज, दैट इज 80 to 100. इसमें क्या है, नॉर्मो मतलब नॉर्मल. यहाँ पे सेल्स 80 to 100 फेमेटोलीटर, मतलब कि यहाँ पे क्या है, नॉर्मल साइज में है. सो देयर आर 3 types: microcytic, macrocytic and normocytic. So first one is microcytic. It occurs in iron deficiency anemia and ineffective RBC production. 2 कंडीशंस हैं जिसमें कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, जैसे कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी हो या फिर बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा हो एज ए रिजल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस फेलियर और इनसफिशिएंसी. बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस, यानी कि हीमोग्लोबिन कम अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में हीमोग्लोबिन बॉडी में है. सेल्स आर स्मॉलर देन द नॉर्मल. इसमें क्या है, नॉर्मल जो आरबीसी का साइज होता है दैट इज 80 फेमेटोलीटर, उससे जो आरबीसी का साइज है वो स्मॉल यानी कि छोटा होगा. हीम सिंथेसिस डिफेक्ट. बॉडी में किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस यानी कि सिंथेसिस करना, किसी चीज़ को जमा करना, तो उससे रिलेटेड डिफेक्ट है लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लोबिन डेफिशिएंसी डिफेक्ट लाइक थैलेसीमिया. तो ये सारे कंडीशन में पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ मैक्रोसाइटिक. मैक्रोसाइटिक जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें आरबीसी का साइज़ क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मोर देन 100 फेमेटोलीटर. इट अकर्स एज ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. पेशेंट अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, उसको न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहा है प्रॉपर, इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है. फॉर एग्जांपल विटामिन B12, फोलेट एसिड एंड प्रोटीन. नेक्स्ट, इट ऑल्सो अकर ड्यू टू ड्रग टॉक्सिसिटी. इफ पेशेंट हैविंग फेनेटोइन. फेनेटोइन क्या है, ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, यानी कि जैसे कि एपिलेप्सी वाली पेशेंट होते हैं जिनको झटके आते हैं या मिर्गी आता है, उनको हम देते हैं. तो अगर कोई पेशेंट इस ड्रग को बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रहा है, उसकी वजह से भी पेशेंट को मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है. अदर कॉज लाइक लिवर डिसीज है पेशेंट को, एल्कोहलिज्म, हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म मीन्स यहाँ पे थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है. क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया का मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज WBC प्रोडक्शन एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी. किसी भी तरह की पेशेंट की स्टमक से रिलेटेड सर्जरी हुई है. सो दीज ऑल आर द कॉज ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया. नेक्स्ट वन इज नॉर्मोसाइटिक. नॉर्मोसाइटिक में क्या है, ओवरऑल जो हीमोग्लोबिन का लेवल रहेगा वो कम रहेगा, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स के जो साइज रहेंगे नॉर्मल रहेंगे, बिटवीन द 80 to 100 फेमेटोलीटर. कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, सर्जरी की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है. नेक्स्ट वन इज एप्लास्टिक एनीमिया. ये सारे अदर टाइप्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे.
तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, फर्स्ट है हाइपरक्रोमिक, इसमें जैसे कि आप साइज देख सकते हैं, इसमें बड़ा साइज है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मोक्रोमिक, इसमें नॉर्मल, इसमें सबसे फर्स्ट है आपका देखिए जैसे कि नॉर्मल से बहुत ही स्मॉल है। नेक्स्ट वन इज हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक में क्या है, सेल्स बड़े हैं, बड़े से छोटे होते जा रहे हैं। तो ये अलग अलग साइज है, मैक्रोसाइट्स, नॉर्मोसाइट और माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट्स में जो तीसरी वाली जो आपको सर्कल दिख रही है, जो सबसे थर्ड वाली सर्कल दिख रही है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो थर्ड वाला जो सर्कल है, इसमें ये है माइक्रोसाइट्स। इसमें आप देखेंगे नॉर्मोसाइट यानी कि जो बीच के जो सेल्स हैं, और मैक्रोसाइट यानी जो फर्स्ट वाले सेल्स हैं, जो फर्स्ट वाली लाइन में जो तीनों बड़े सेल्स हैं। तो ये है मैक्रो, ये है बीच वाला नॉर्मो, और थर्ड वाला जो है माइक्रोसाइट्स। कॉसेस, क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं एनीमिया के? फर्स्ट वन इज इंक्रीज रिक्वायरमेंट, इंक्रीज लॉस, डिक्रीज इनटेक, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट है इंक्रीज रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड का रिक्वायरमेंट है। लाइक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स, मंथली क्या होता है, फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन आता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। सेकंड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम भी जो मदर्स होती हैं उनको ब्लड का जो लेवल है उसके लिए बॉडी में ज़्यादा नीड पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ लैक्टेशन, लैक्टेटिंग मदर्स को नीड होती है। ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं। इरिथ्रोपोइटिन ट्रीटमेंट, जिनका इरिथ्रोपोइटिन ट्रीटमेंट चल रहा है। इरिथ्रोपोइटिन ट्रीटमेंट मतलब, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि इरिथ्रोसाइट्स के थ्रू आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी है, यानी कि हम इसको इरिथ्रोपोइटिन अलग से दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारे कंडीशंस में क्या है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है लेकिन उतनी बॉडी में नहीं है, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। सेकेंड वन इज इंक्रीज लॉस, यानी कि बॉडी में ब्लड है लेकिन उसका एक्सेस लॉस हो रहा है। लाइक जीआई ब्लीडिंग, स्टमक से किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग। मेनोरेजिया, यानी कि हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस के टाइम पे। परसिस्टेंट हीमेचूरिया, लगातार, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली, हीमेचूरिया ब्लड आ रहा है यूरिन में। इंट्रावस्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें क्या है, आरबीसी लाइसिस इन सर्कुलेशन रिलीज द एचबी इनटू द प्लाज्मा। इसमें सर्कुलेशन के टाइम पे ही जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसी समय जो आरबीसी है वो कंटिन्यू टूट रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन है। सो दीज आर द इंक्रीज लॉस, यानी कि बॉडी में ब्लड का लॉस हो रहा है, उससे भी एनीमिक हो सकते हैं। डिक्रीज इनटेक, हम न्यूट्रिएंट्स जिनके थ्रू हमारे बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, ब्लड जो इनटेक है वो हम कम ले रहे हैं। लाइक वेजिटेरियन डाइट, हम जैसे मैक्सिमम जो पीपल रहते हैं जो वेजिटेरियन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमको आयरन मिलता है, जैसे कि शी फूड है, वो सब हम प्रिफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इफ़ पेशेंट हैविंग लो लाइफ स्टाइल, जैसे कि बहुत ही गरीब है या उनके पास इतने सफिशिएंट अमाउंट में पैसे नहीं है, मनी नहीं है, जिससे कि वो एक बैलेंस डाइट ले सकें। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, अपर जीआई पैथोलॉजी, जैसे कि क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज, इट इज़ अ इम्यून रिएक्शन टू ईटिंग ग्लूटेन विच कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी डिसीज हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो भी हम खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, प्रॉपर उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है। सो celiac disease, it is a disease which hypersensitivity reaction due to eating gluten, which is cause inflammation of the intestine and which decrease the absorption of nutrients. Next one is Crohn disease. Crohn disease, that is inflammation of the
लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, इसमें भी क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक जो होते हैं, जो हमारी स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द स्टमक। सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है, स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है या स्टमक का होल पोर्शन, होल स्टमक रिमूव कर दिया गया, उसकी वजह से भी क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और डाइट के थ्रू हमको प्रॉपर आयरन प्रोवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज मेडिकेशन लाइक एंटासिड या जेंटेक, ये क्या है, दीज ऑल द एंटीहिस्टामिन रिसेप्टर। तो ये क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके जो सिक्रीशन को वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस जो स्टमक है उसमें जो हम जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनसे मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब है अननोन, मतलब समटाइम इसका रीज़न हमको पता नहीं होता है। सो व्हेन द कॉज इज अननोन द टर्म इज यूज्ड आइडियोपैथिक। नेक्स्ट वन इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है जेनेटिक। सो हियर द वर्ड इज हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ ब्लड सेल्स। इस कंडीशन में क्या होती है, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी पेशेंट एनीमिक हो सकता है। इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो रहा है, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, विटामिन B12, विटामिन B6। डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आरबीसी मैच्योर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रही है, लाइक इन थैलेसीमिया, या फिर एंजाइमेटिक डिफेक्ट हो सकता है, या फिर पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे कि मैंने कॉज में बताया था। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, पेशेंट को किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे पेशेंट की बॉडी खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अदर लाइक ड्रग टॉक्सिसिटी लाइक फेनिटोइन, प्रीमाक्विन, पॉइजनिंग, बर्न, स्प्लेनोमीगैली। स्प्लिनोमीगैली मीन्स स्प्लिन का साइज इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी के थ्रू, बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिएंट्स का। सारे जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, सारे जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो कलेक्ट हो जा रहे हैं जिसकी वजह से स्प्लिन इनलार्ज हो गई है। ड्यू टू इंक्रीज ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड लॉस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स इंजुरी। एपिटैक्सिस, एपिटैक्सिस दैट इज नोज ब्लीडिंग। स्कर्वी, स्कर्वी दैट इज लैक ऑफ विटामिन सी, मतलब यहाँ पे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दैट इज ऑल्सो अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एनी अदर डिसीज लाइक डिसेंट्री, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग है, पाइल्स है, बवासीर, हैमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि बोन मैरो डिप्रेस्ड हो गया, यानी कि बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, लाइक हाइपोप्लेजिया, यानी ये कंडीशन हो सकता है कि हाइपोप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कंप्लीटली आरबीसी मैच्योर नहीं हो रहे हैं। क्रॉनिक इलनेस लाइक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में क्या होता है, इंक्रीज इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो मैच्योर नहीं है। नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी विच कॉज डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोडक्शन विच कॉज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट हैविंग टीबी। न्यूप्लास्टिक डिसीज़, मतलब पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी कैंसर है। लीवर डिसीज़ लाइक हिपेटाइटिस, जो हिप में जो लीवर है वो इनलार्ज हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या है, बॉडी में बहुत सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन हैं उसको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे पेशेंट को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है उससे भी ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है। So this is all about the
कॉसेस। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू ऑल द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ऑल द इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि यहाँ पे डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीज ब्लड लॉस, डिक्रीज इनटेक, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, और जितने भी हमने कंडीशन पढ़े जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आरबीसी बिना मैच्योर हुए डिस्ट्रॉय हो जा रही, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, और इफ़ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ डिसीज लाइक किडनी रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो गया है, या पेशेंट प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिशनल डाइट या बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा है। सो ऑल द कॉसेस लाइक एनी पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जितने भी हमने कॉज पढ़े, और ड्यू टू ऑल द इटियोलॉजिकल फैक्टर देयर इज डिक्रीज इन द आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट लेवल, एंड दैट कॉज द डिमिनिश्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और सभी बॉडी टिश्यूज ऑर्गन को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमने कॉज पढ़ा उसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, साथ ही साथ हिमेटोक्रिट का लेवल भी कम हो गया है। अब बॉडी में ब्लड का लेवल कम होगा, ब्लड का लेवल कम होने से ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया मीन्स टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, दैट इज हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन और डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस इफेक्ट ऑन ऑर्गन फंक्शन। अब किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट है वो ऑर्गन के फंक्शंस पे हमको दिखाई देगा, दैट कॉज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया। सो नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। एनीमिया कैसे डायग्नोस करेंगे, तो सबसे फर्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। सबसे पहले हमको पेशेंट का ब्लड टेस्ट लेना है जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन, वी विल टेक द हिस्ट्री, देन वी विल परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। लैब टेस्ट, क्या क्या लैब टेस्ट होते हैं एनीमिया के लिए, सो फर्स्ट वन CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, सेकंड वन इज स्टूल हीमोग्लोबिन टेस्ट, कहीं पेशेंट को ब्लड में स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये क्यों चेक करेंगे, अगर पेशेंट को GI ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट के स्टूल में भी ब्लड आएगा। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, ये भी चेक करेंगे। आयरन का लेवल चेक करेंगे पेशेंट की बॉडी में, ट्रांसफरिन का लेवल चेक करेंगे, फेरिटिन लेवल, फोलेट का लेवल चेक करेंगे, विटामिन B12 कितना है पेशेंट, बिलीरुबिन चेक करेंगे, अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। लेड का लेवल क्या है, पेशेंट को क्या होता है, लेड पॉइजनिंग की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट कितने हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे पेशेंट का, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, प्रॉपर किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है यानी इसके लिए RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, LFT लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया है तो हम LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। बोन मैरो बायोप्सी करेंगे कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोन मैरो से क्यों RBC का प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो दीज ऑल आर द लैब टेस्ट फॉर द एनीमिक पेशेंट। The red blood cells population is defined by the quantitative parameters। कैसे हम डिफाइन करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का पॉपुलेशन यानी रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कितने, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल यानी कि जो मैच्योर सेल्स हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट वन इज़ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना है। RBC का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है यानी कि पर 100 मिलीलीटर ब्लड में RBC कितनी है, पर 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। नेक्स्ट वन इज़, ये तो हमने क्वांटिटी देख ली, नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी। तो क्वालिटी कैसे देखेंगे, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम देखेंगे MCV यानी कि
क्या देखना है हमको यहाँ पे, आरबीसी का साइज नॉर्मल है या नॉर्मल से छोटा है या फिर बड़ा है। मीन कॉर्पुस्कुलर हेमोग्लोबिन, इसमें क्या करेंगे हम, हिमेटोक्रिट का लेवल देखते हैं, यानी कि आरबीसी का जो परसेंटेज है वो टोटल ब्लड वॉल्यूम में कितना है। तीसरी चीज़ क्या है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एक यूनिट वॉल्यूम यानी कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। पहली चीज़ क्या देखना है, क्वालिटी में हमको आरबीसी का डायमीटर यानी कि साइज़ कितना है। दूसरा, हिमेटोक्रिट का लेवल कितना है। तीसरा, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है 100 ml ब्लड में। यहाँ पे कुछ जो नॉर्मल पैरामीटर हैं वो दिए हुए हैं, उनका नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है। सो फर्स्ट इज़ आरबीसी, नॉर्मल वैल्यू है इसका 3.9 to 5.03। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV 80 to 100, हेमाटोलीटर MCH 27 to 31 पिकोग्राम पर सेल, MCHC 32 to 35 ग्राम पर डेसीलीटर, DL that is deciliter. Next one is reticulocyte count, that is 0.8 to 2.2%. RDV red cell distribution, that is 12 to 14.5 gram per deciliter. Iron serum iron level, that is 65 to 150 microgram. Serum bilirubin 0.2 to 1.2 milligram per deciliter. SGPT serum glutamic pyruvic transminase 10 to 50 international unit per liter, IU international unit per liter. SGOT serum glutamic oxaloacetic transaminase 10 to 40 international unit per liter. TIBC total iron binding capacity 250 to 370 milligram per deciliter. Hemoglobin level, that is 12.5 to 15 gram per deciliter. And last one is TC total count 4000 to 1000 cubic per millimeter, mm that is millimeter. सो ये आपको सारी चीज़ें यूनिट्स याद रखना है, नॉर्मल यूनिट कितना है। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट वन इज ब्राइटल नेल। ब्राइटल का मतलब होता है नाजुक या वीक, तो पेशेंट के जो नेल्स हैं आपको ब्राइटलनेस, बिल्कुल नाजुक दिखेंगे। कॉलीनाइकिया, दैट इज स्पून शेप्ड नेल, जो इस नेल है वो स्पून शेप्ड में दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पून शेप्ड में। नेक्स्ट वन इज एट्रोफी ऑफ द पैपिली ऑफ द टंग। यहाँ पे पैपिली, जैसे कि हम लोग कुछ भी अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म कुछ पानी पी लेते हैं या कुछ गर्म चीज़ खा लेते हैं तो हमारी जीभ में, टंग में दाने आ जाते हैं। तो जो दाने, जो वो प्रोट्रूशन, जो गोल, वो जो स्मॉल जैसा जो सर्कुलर राउंडेड जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड पैपिली। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एट्रोफी ऑफ द पैपिली ऑफ द टंग, यानी कि वो बिल्कुल टंग बिल्कुल रेड होगा। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस जैसे कि आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम जो समर के टाइम पे होता है या फिर ऐसे भी नॉर्मली हमारे माउथ के कॉर्नर के दोनों तरफ क्या होते हैं, कट जाता है ना, सो स्मॉल क्रैकेस इन द कॉर्नर ऑफ माउथ, और हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो दिस इज़ द एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी कि माउथ के कॉर्नर कभी कभी क्या होते हैं, कट जाते हैं साइड से और हमें बहुत पेन होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट वन इज ब्राइटल हेयर, हेयर्स जो क्या है वो बिल्कुल थीन और वीक हो जाएंगे। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया दैट इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ग्लोसाइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। प्लमर-विंसन syndrome, Plummer-Vinson syndrome that is the difficulty in swallowing with the inflammation of the tongue। इसमें क्या होता है, पेशेंट का टंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको किसी भी चीज़ को, फूड को लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, स्वेलो करने में उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे एंगुलर चिलाइटिस का देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल, दैट इज अनदर सिम्टम इज स्प्लिनोमेगाली, स्प्लिन का साइज इनलार्ज हो जाता है। आइस बिल्कुल एनीमिक होंगे, पेशेंट का जो स्किन है वो पेल दिखाई देगा।
इसके पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो किसके बेस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि आरबीसी के साइज के बेस पे था, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉज के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज़ एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन और ब्लड। ये क्यों होता है, जब हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट यानी कि आयरन प्रॉपर हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारी बॉडी से आयरन का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इट इज़ क्रॉनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्रॉनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मली ये जो होता है वो चिल्ड्रंस में होता है एंड मोस्टली ड्यू टू कॉज बाय द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये किसकी वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है, जो आरबीसी हैं वो नॉर्मली बाई कॉन्वेकेव साइड कॉनकेव साइड में होते हैं, मतलब कॉनकेव शेप में होते हैं। मतलब कि अगर एक बॉल को हम अपने दोनों फिंगर से दोनों तरफ से हम प्रेस करते हैं तो जैसा बॉल का स्ट्रक्चर बनता है वैसे ही नॉर्मली होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा साइज़ आरबीसी का आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी का साइज़ है वो बहुत छोटा है। नेक्स्ट कॉज इज इनसफिशिएंट आयरन सप्लाई एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो है उसको प्रॉपर आयरन नहीं दिया गया है। आयरन रिच जो डाइट है वो मदर ने आयरन सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लिया है। इम्पेयर्ड आयरन अब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। लाइक इन केस ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी, पेशेंट का स्टमक रिमूव कर दिया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट एंटासिड ले रहा है लाइक रेनिटिडीन, या फिर पेशेंट को कोलियक और कॉर्न डिसीज हो गया है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक और इम्यून रिएक्शन विच इज कॉज्ड बाय द एनी ग्लूटामेट रिच फूड। नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट आयरन इनटेक पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, या बच्चे में बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई है। साइन एंड सिम्टम्स सेम रहेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया। डिक्रीज सीरम आयरन लेवल कम रहेगा पेशेंट का। HB लेवल 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर। कोल्ड हैंड एट फीट, अगर हम पेशेंट के हैंड और फीट को छुएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिक, सॉर टंग, ब्राइटल नेल्स, इरिटेबिलिटी, पेल स्किन कलर एंड डिजीनेस। नर्सिंग मैनेजमेंट, आयरन डेफिशिएंसी अगर है पेशेंट को तो हम क्या उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओरल आयरन सप्लीमेंट देना है। इन दिस फेरस सल्फेट देना है 6 mg पर kg पर डे। फॉलिक एसिड 0.4 mg पर डे। विटामिन B12 30 to 100 मिलीग्राम फॉर 5 to 10 days, दैट इज इंट्रामस्कुलरली और सबकुटेनियस। IM रूट के थ्रू भी दे सकते हैं हम, इंजेक्शन के थ्रू, या फिर सबकुटेनियस इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। पेरेंट को एजुकेट करना है कि आयरन थेरेपी की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आयरन रिच डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको पेरेंट को टीच करना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। आयरन डेफिशिएंसी में क्या है, आयरन की कमी होती है, इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट्स और फोलिक एसिड। ये दिस इज़ अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके जो पहले जो हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें क्या है वो माइक्रोसाइटिक, मतलब आरबीसी का साइज उसमें स्मॉल होता है। मेगालोब्लास्टिक में क्या है, मैक्रोसाइटिक, यानी कि इसमें आरबीसी का साइज बड़ा रहेगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हैव 2 टाइप्स, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। परनीसियस एनीमिया, दैट इज़ लैक ऑफ विटामिन B12, अगर विटामिन B12 की कमी है तो दैट इज़ कॉल्ड परनीसियस। एंड इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ फोलेट और फोलिक एसिड, दैट इज़ कॉल्ड फोलेट एज डेफिशिएंसी एनीमिया। So first one is pernicious anemia, decrease in the red blood cells that occurs when the body cannot properly absorb vitamin B12 from the GI tract। हम प्रॉपर सफिशिएंट डाइट ले रहे हैं लेकिन हमारे जो स्टमक में है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है B12 का, इसकी वजह से हो सकता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 हमारे लिए क्यों ज़रूरी, क्योंकि ये आरबीसी के प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया आरबीसी आर लार्जर देन द नॉर्मल, मतलब कि परनीशियस एनीमिया में जो आरबीसी का जो साइज़ रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा।
एंड दे डाई अर्लियर देन द 120 डेज। जो नॉर्मल जो आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है 120 डेज का होता है, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हम देखेंगे आरबीसी है वो साइज में बड़े होते हैं लेकिन बिना मैच्योर हुए ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज आरबीसी कैन बी ओवल शेप्ड। इसमें बाई कॉनकेव शेप में नहीं रहेगा, इसमें जो आरबीसी है वो ओवल शेप में रहेगा। नेक्स्ट वन इज फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। It is a decrease in RBC due to lack of folic acid or lower than the amount of folic acid in the blood। या तो बॉडी में फोलेट आरबीसी का अमाउंट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बॉडी में फोलेट एसिड या फोलेट का अमाउंट कम है या फिर ब्लड में इसका अमाउंट कम है। It works along with the vitamin B12 and vitamin C to help in the create new proteins that helps to form the RBC। जो इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन्स हैं उसको वो क्या है, उसके प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C के साथ मिलके हेल्प करता है। हमने कॉस में पढ़ा था स्कर्वी की वजह से भी हो सकता है। स्कर्वी में क्या होता है, विटामिन C की कमी होती है। विटामिन C की कमी होने की वजह से जो इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। Folic acid, it is a type of vitamin B and it was water soluble, which means it cannot be stored in the body। ये बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वाटर soluble होता है। That are dissolved in water and leftover amount of the vitamin leave the body through the urine। कॉसेस सेम रहेंगे मेगालोब्लास्टिक में भी। लैक ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर लाइक डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द स्टमक एंड डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेराइटल सेल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो पेराइटल सेल्स हैं उनसे गैस जो म्यूकस है जो उसका सिक्रीशन कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्टमक, वीक स्टमक लाइनिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट को, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिएंट्स का। पेशेंट कंटिन्यूअल अल्कोहल लेता है जिसकी वजह से उसकी जो स्टमक है वो जो लीवर है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया है। पुअर डाइटरी इंटेक, इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन, पेशेंट को इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसफंक्शन या किसी भी तरह का डिसीज़ है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 और फोलिक एसिड का कम हो रहा है। सर्टेन मेडिकेशन लाइक फेनेटोइन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज़ द एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन विच इज़ यूज फॉर द पेशेंट विथ एपिलेप्सी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम सेम रहेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन, नम्बनेस रहेगा, सूनापन, सुन्न हो जाना, मसल वीकनेस, डिमेंशिया यानी कि पेशेंट की याददाश्त थोड़ी कम रहेगी, डिमेंशिया, पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगा, ग्लोसाइटिस मैंने बताया था, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, हेडेक, पेल स्किन, फॉरगेटफुलनेस, पेशेंट बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा, जॉन्डिस भी हो सकता है स्लाइड, मतलब पेशेंट में हमको थोड़ा जॉन्डिस जैसा भी हो सकता है कि पेशेंट का हमको स्किन का कलर लाइट पेल दिखे, वेट लॉस। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट, द गोल इज़ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज ऑफ फोलेट एसिड डेफिशिएंसी। सबसे पहले हमको फोलेट एसिड की जो डेफिशिएंसी है उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट देना है, ओरली और थ्रू इंट्रावीनस रूट देना है, डाइटरी ट्रीटमेंट करना है। इंटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट विच कंटेन्स द फोलिक एसिड। रिप्लेसमेंट थेरेपी इन केस ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन के थ्रू अगर फोलिक एसिड फोलेट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो हमको पेशेंट को फोलेट एसिड रिप्लेस करना है उसकी बॉडी में। थर्ड वन इज एप्लास्टिक एनीमिया। Aplastic anemia, it is rare and serious blood disorder in which bone marrow stop the making enough red blood cells। aplastic anemia इसमें क्या है, जो बोन मैरो होते हैं वो सफिशिएंट आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द बोन मैरो स्टेम सेल्स आर डैमेज। क्यों, क्योंकि बोन मैरो के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होने की वजह से वो प्रॉपर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, दैट कॉज aplastic anemia। The disorder tends to get worse over time unless its cause is found and treated। ये जो टाइप का एनीमिया है बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं।
रिजल्टिंग इन पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया दैट इज इनसफिशियंट नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। जो पैनसाइटोपिनिया होता है उसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो आरबीसी के जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, सभी का प्रोडक्शन कम होता है, दैट कॉज एप्लास्टिक एनीमिया। कॉजेस exposure to any toxic substance like arsenic, benzene which cause damage of the bone marrow cells, cancer therapies, patient having bone tumor, और किसी भी तरह का पेशेंट को बोन से रिलेटेड कोई भी कैंसर है और हम उसको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी ड्रग दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से नॉर्मल सेल के साथ साथ बोन मैरो में जो हेल्दी सेल्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हेल्दी सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो जो नॉर्मल एक आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाएगा। यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, एनी ऑटो इम्यून डिसीज़ लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे कि मैंने बताया है कि पेशेंट ऑटो इम्यून अगर डिसऑर्डर है पेशेंट को तो उसकी जो बॉडी है खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज any type of viral infection like hepatitis. Hepatitis that means inflammation of liver, HIV इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक कॉज नेक्स्ट वन इज डैमेज टू स्टेम सेल्स इन बोन मैरो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन। वीक बोन मैरो ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसके डिक्रीज मतलब उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से भी बोन मैरो के जो सेल्स है वो वीक हो सकते हैं। बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स है अगर वो वीक होंगे तो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम होगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी सेम रहेगा। पैनसाइटोपिनिया दैट इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, आइदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, फैटिग, रेस्टलेसनेस, SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, hypoxemia that is decrease oxygen in blood, irregular heartbeat, heart murmur that is abnormal heart sound that is S3 and S4 gallop sound, पेल स्किन, गम्स एंड नेल बर्ड, सारी चीज़ें हमको कैसे दिखेंगी, पेल दिखेंगी। फीवर हो सकता है पेशेंट को, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया दैट इज़ लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो ल्यूकोसाइटोपेनिया में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम होने लगता है बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ द स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो। इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बहुत हो जाती है पेशेंट को। ब्लीडिंग यहाँ पे बहुत क्यों होगा, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया में मैंने क्या बताया, बोन मैरो से ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम होता है। ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स भी आते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लीडिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं। कैसे, प्लेटलेट फॉर्म करते हैं, यानी कि वो खून का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट का प्रोडक्शन भी कम होगा जिसकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की चांसेस है। अगर पेशेंट को कभी भी किसी भी तरह का ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उस केस में पेशेंट को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकती है। पिन पॉइंट रेड ब्लीडिंग स्पॉट ऑन द स्किन। पिन पॉइंट मतलब छोटे छोटे रेड रेड दानेदार जैसा दाने जैसा स्पॉट्स हो जाएंगे स्किन पे। नेक्स्ट वन इज ओरल थ्रस। नर्सिंग मैनेजमेंट। सो फर्स्टली हमको यहाँ पे क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अदर पेशेंट या उसी पेशेंट की अदर साइड से लेके हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये पेशेंट की खुद की बॉडी से भी हो सकता है और अदर डोनर से भी हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेडिसिन। क्या मेडिसिन देंगे, इरिथ्रोपोइटिन्स दे सकते हैं टू स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द रेड सेल्स। एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल मेडिकेशन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन विच कॉज द एप्लास्टिक एनीमिया। Avoid exercise because in the case of aplastic anemia patient already have fatigue, restlessness and avoid the contact sports। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो, ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है और ऑलरेडी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसकी वजह से ब्लड में और ऑर्गन में ऑक्सीजन कम है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, थक सकते हैं। फैटिग मतलब पेशेंट में आपको दिखाई देगा। अवॉइड एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन।
नेक्स्ट वन इज हीमोलाइटिक एनीमिया. इट इज रप्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी विच इज कॉल्ड हीमोलाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है टूटना. हीमोलाइसिस यानी भी यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इट इज अ कंडीशन इन विच आरबीसी आर डिस्ट्रॉय एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन. मतलब यहाँ पे क्या है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो बिना मेच्योर हुए ही 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय यानी कि डैमेज डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं. इट कैन बी इनहेरिटेड. ये जेनेटिक भी हो सकता है यानी कि पेशेंट एनीमिक है तो वो चिल्ड्रंस में हो सकता है. दूसरा जैसे लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये दो ऐसे टाइप्स के एनीमिया हैं जो कि पेरेंट से होता है. नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मतलब पेशेंट में नहीं है, पेरेंट से नहीं हुआ है, ये जेनेटिक नहीं है, ये पेशेंट में उसके खुद ओन किसी अदर रिस्क फैक्टर या अदर कॉज की वजह से हुआ है. लाइक कोई भी डिसीज़ हो सकता है या डाइट की वजह से हो सकता है या पेशेंट को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है. नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इट इज़ अ सीरियस इनहेरिटेड डिसीज. सिकल सेल एनीमिया है वो हमेशा जेनेटिक होता है. आरबीसी दैट एज्यूम एज एबनॉर्मल रिजिड सिक्कल सेप. सिक्कल सेप यानी कि जो हसिया का जो आकार होता है, हसिया जो होता है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, ये जो शेप आप देख रहे हैं सिक्कल शेप यानी कि हाफ मून शेप में हो जाता है. तो ये हसियाकार या सिक्कल शेप में जो आरबीसी का साइज हो जाता है. नॉर्मल आरबीसी का साइज क्या है, यहाँ पे बाई कॉन्केव शेप में है. Sickling decrease the cell flexibility and result in the risk of various complication and it occurs because of a mutation in hemoglobin gene. हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें म्यूटेशन हो जाता है. म्यूटेशन मतलब एबनॉर्मल जीन यहाँ पे जो कोई भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ होती है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए नॉर्मल एक जीन कोडिंग होती है. जीन कोडिंग यानी कि प्रॉपर एक जीन एक कोडिंग करता है जिसकी वजह से जो उसको ऑर्डर मिलता है बॉडी को कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है. लेकिन यहाँ पे जीन में ही म्यूटेशन हो रहा है यानी कि एबनॉर्मल कोडिंग हो रही है यानी कि बॉडी को इनकरेक्ट यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, गलत कोडिंग मिल रही है जिसकी वजह से प्रॉपर जो शेप है आरबीसी का वो फॉर्म नहीं हो पाता है. यहाँ पे हाफ मून शेप्ड में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. सिक्कल सेल कंटेन्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विच इज़ कॉल्ड सिक्कल हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन सिक्कल सेल कॉज द सेल टू डेवलप अ सिक्कल शेप्ड. मतलब यहाँ पे क्या है, जीन म्यूटेशन यानी कि डीएनए में गलत कोडिंग, गलत उसको ऑर्डर मिलने की वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन गलत हो रहा है और जो आरबीसी के जो शेप है वो हाफ मून शेप यानी कि सिक्कल शेप्ड में हो जाएंगे. दे आर वेरी स्टिफ एंड स्टिकी. ये क्या होते हैं, बहुत ही कड़े होते हैं और बहुत ही चिपचिपे होते हैं. दे टेंड्स टू ब्लॉक द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्ब. नॉर्मली क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो डायमीटर उसका जो क्या होता है वो ओवल राउंडेड शेप में होता है, बाई कॉन्केव शेप में होता है जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में ईजिली फ्लो हो जाता है. लेकिन ये जो है वो हाफ मून शेप्ड में होते हैं, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, फ्लो नहीं हो पाता है. साथ ही बहुत स्टिकी यानी कि चिपचिपे होते हैं जिसकी वजह से क्या है ब्लड वेसल्स में ये कहीं पे भी जाके ये स्टिक हो जाते हैं. It block the blood flow and which cause the pain and the organ damage and it also raise the risk of infection. Sign and symptoms mostly like the other types of anemia like fatigue, shortness of breath, dizziness, headache, coldness in hand and feet, paler skin and jaundice. Nursing management, firstly to manage and control the symptoms. People with sickle cell disease need ongoing treatment even when not having crisis. जो सिकल सेल जो पीपल होते हैं उनको हमेशा ट्रीटमेंट और फॉलोअप की ज़रूरत होती है, फिर चाहे उनकी कंडीशन सीवियर हो या ना हो. पीपल विद दिस कंडीशन शुड टेक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, पेन मेडिकेशंस, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, antibiotics to prevent the bacterial infection because it is very common in the children with sickle cell disease. Medication which reduce the amount of iron in the body. People with sickle cell disease should have the following vaccination to lower the risk of infection. जो सिकलिंग वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं, इसलिए उनको ये तो 3 वैक्सीन से ये कंपलसरी इनको लगवाना चाहिए. लाइक HIV, Haemophilus influenza vaccine, pneumococcal conjugate vaccine that is PCV, pneumococcal polysaccharide vaccine that is PPV.
कॉज एंड सीवियरिटी, जैसा कॉज है और जितना ज़्यादा सीवियर है उसके अकॉर्डिंग हमको पेशेंट को ट्रीट करना है, आयरन सप्लीमेंट देने हैं, इन्वेस्टिगेशंस करना है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है इफ़ ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड सेल्स। अगर पेशेंट को हमको लगता है कि उसको रेड ब्लड सेल्स उसको ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत है आरबीसी, तो हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को हम देंगे आरबीसी ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशन। मेडिकेशन में सेम वही आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स, इथ्रोपोइटिन इंजेक्शन टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, स्टॉपिंग अ मेडिकेशन विच कॉज द एनीमिया। एनीमिया प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, ईटिंग अ हेल्दी डाइट, लिमिट एल्कोहल यूज, सीइंग डॉक्टर रेगुलरली, रेगुलर फॉलोअप, रूटीन ब्लड वर्क, routine blood checkup. Next one is nursing diagnosis. So first nursing diagnosis for the anemic patient, that is activity intolerance related to weakness, fatigue and general malaise, that is feeling of illness. Altered nutrition less than body requirement related to inadequate intake of essential nutrients. Ineffective tissue perfusion related to inadequate blood volume or SCT, that is hematocrit. Ineffective family coping related to disabling and life-threatening disease. The nursing intervention firstly to manage the fatigue, manage adequate nutrition, maintaining adequate perfusion. For this lost volume is replaced with the blood transfusion, supplement oxygen, other medications. Promote compliance with prescribed therapy. Patient need to understand the purpose of medication, how to take medication, what the time period, how to manage any type of side effect of therapy. To enhance the compliance, to enhance the effectiveness, the nurse can assist the patient to develop the way to incorporate the therapeutic plans into their lives. पेशेंट को बताना है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, कैसे साइड इफ़ेक्ट अगर हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं लाइक हार्ट फेलियर, रिकॉर्ड ऑफ बॉडी वेट कैन बी मोर यूजफुल देन अ रिकॉर्ड ऑफ डाइटरी इनटेक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें जितनी भी है कॉम्प्लिकेशन सबको मैनेज करना है, साथ ही साथ मॉनिटर करना है। Provide blanket and warm clothing to increase comfort and circulation. Add circulation. Notify physician if excessive vomiting, coughing, straining at stool occurs so that medication can be prescribed to alleviate the symptoms. Avoid aspirin containing product to reduce the bleeding, chances of bleeding. अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑन जिंजिवाइल व्हेन ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग टीथ। अगर पेशेंट को बार बार अगर ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है तो उसको ब्रशिंग बहुत रफ ब्रशिंग अवॉइड करना है। अवॉइड सिचुएशन इन विच ट्रॉमा में अगर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है लाइक एप्लास्टिक एनीमिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, अगर कहीं पे भी उसको ट्रॉमा या कोई भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट कुछ हो रहा है तो उसको हमेशा ट्रॉमा इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है, सच एज सेविंग विथ स्ट्रेट एज रेजर, एम्बुलेटिंग आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, avoid purposeful sexual intercourse and use adequate lubrication, use of stool softener। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एस्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड करना है, विटामिन सी, बावल मूवमेंट चेक करना है, कहीं आयरन सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को दे रहे हैं एनीमिया के लिए तो कहीं एक्सेस आयरन की वजह से पेशेंट का जो स्टूल है वो ब्लैक तो नहीं आ रहा है। आयरन सप्लीमेंट्स यूजुअली गिवन फॉर द लिस्ट एटलीस्ट 6 months टू रिस्टोर द बॉडी स्टोर। Keep the skin and clean and bed cloth dry. Encourage the diet high in protein, vitamin, minerals. Monitor the HbA1c level. Assess the activity level. Transfuse the whole blood or packed RBC as ordered by the physician. Avoid rectal thermometer, suppositories and enema. ये सारी चीज़ें avoid करनी है। Avoid heating pad, hot water bag because each increase the bleeding. आयरन सॉल्ट आर गैस्ट्रिक इरिटेंट एंड शुड ऑलवेज बी टेकन फॉलोइंग द मील्स। हमेशा मील्स के साथ लेना है। आयरन प्रिपरेशन टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। हमेशा आयरन सप्लीमेंट्स को एम्प्टी स्टमक में अगर लेते हैं तो वो क्या कॉज करेगा, डिस्पेप्सिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, इसलिए हमेशा आयरन के जो प्रिपरेशन है आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो मील के साथ लेना है। लिक्विड आयरन प्रिपरेशन शुड बी वेल डाइल्यूटेड एंड टेकन थ्रू अ स्ट्रॉ। जो लिक्विड आयरन प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको हम ले सकते हैं।
पेशेंट को एजुकेशन देना है। आयरन सप्लीमेंट्स अगर पेशेंट ले रहा है तो क्या क्या चीज़ें एजुकेट करनी है। टेक आयरन ऑन एन एम्प्टी स्टमक 1 आवर बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर अ मील, या उसको एम्प्टी स्टमक में लेना कब लेना है, यानी कि 1 आवर बिफोर या 2 आवर, या तो मील के 1 आवर पहले लेना है या फिर मील के 2 आवर बाद, यानी कि खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद। स्टार्ट विथ ओनली 1 टैबलेट पर डे फॉर अ फ्यू डे, देन इंक्रीज 2 टैबलेट, देन 3 टैबलेट पर डे। सबसे पहले स्टार्टिंग करना है 1 टैबलेट से, फिर धीरे से उसको 2 टैबलेट लेना शुरू करना है, फिर 3 टैबलेट अकॉर्डिंग टू नीड। Increase the intake of vitamin C to enhance the iron absorption, and like citrus fruit juice, strawberry, tomato, broccoli. Eat food high in fiber to minimize the problem with constipation. Fiber rich diet लेना है। Remember that stool become dark in color. आयरन ले रहे हैं तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि आयरन की वजह से, आयरन सप्लीमेंट लेने की वजह से पेशेंट का जो स्टूल है वो डार्क कलर का होगा। थैंक यू।